अध्याय 1 विश्वासघात। जैसे ही सूरज डूबता है, शरद ऋतु की हवा जंगल में झूम उठती है। महान कियान राजवंश तियानशुई प्रांत तियानशुई शहर के बाहर सफेद वस्त्र पहने एक आकृति पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ी और डूबते सूरज की लालिमा से रंगे एक चट्टान पर जा उतरी। सफेद वस्त्र पहने हुए आकृति एक सुंदर युवक की थी, जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 वर्ष थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। भाई जियानक्यू, आप आ गए। पीले रंग की पोशाक पहने एक लड़की चट्टान पर बड़े सलीके से खड़ी थी। जब उसने सफेद कपड़ों में लड़के को देखा तो उसके खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पीले रंग के कपड़े पहनी लड़की की प्यारी मुस्कान देखकर चू जियानक्यू को खुशी का अनुभव हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसके काले बालों को सहलाते हुए स्नेहपूर्वक कहा, याओर, आज के बाद तुम्हारे शरीर से त्रियिन शीत विष पूरी तरह से निकल जाएगा। तब तुम हजारों लोगों की प्रशंसित प्रतिभाशाली लड़की बन जाओगी। सचमुच? पीली पोशाक वाली लड़की ने आश्चर्य से पूछा। उसकी नम आंखें खुशी से चमक रही थीं। चू जियानक्यू का दिल पिघल गया और उसने पीले कपड़े पहनी लड़की को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सच है। मैंने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? अपनी प्रेमिका को बाहों में लिए चू जियानक्यू बेहद खुश था। हालांकि उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन उसे लगा कि सारे बलिदान सार्थक थे। चू जियानक्यू तियानशुई शहर के 4 महान परिवारों में से एक चू परिवार के युवा मुखिया हैं। वे बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी हैं और साधना में उनकी प्रतिभा अतुलनीय है। वे तियानशुई शहर के अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति हैं। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ट्रूची क्षेत्र में प्रवेश किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने एक मध्य श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय रक्तरेखा को जागृत किया, जिसने पूरे तियानशुई काउंटी को चौंका दिया। लेकिन उसके बाद कुछ बेहद हैरान करने वाली घटना घटी। पिछले 3 वर्षों से चू जियानक्यू के साधना स्तर में जरा भी प्रगति नहीं हुई है। चू जियानक्यू को अनगिनत संदेहों और उपहास का सामना करना पड़ा और एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा गिर पड़ी, जिनकी सभी प्रशंसा करते थे। चू जियानक्यू ने इसे हंसकर टाल दिया और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि उसकी साधना में सुधार क्यों नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 3 वर्षों से वह पीले रंग की पोशाक वाली लड़की का इलाज करने के लिए अपने जीवन के सार का उपयोग कर रहा है। पीले रंग के कपड़े पहनी हुई लड़की लियू तियान्याओ है, जो तियानशुई शहर के 4 महान परिवारों में से एक लियू परिवार के मुखिया की प्रिय पुत्री है। यद्यपि लियू परिवार तियानशुई शहर के 4 महान परिवारों में से एक है, फिर भी वे लियू तियान्याओ के शरीर पर फैले शीत विष के आगे बेबस हैं। इसका कारण यह है कि यह शीत विष मध्य श्रेणी के जुआन स्तर के 3 यिन मेरिडियन के जागृत होने से उत्पन्न हुआ है। दुनिया में केवल एक ही चीज है जो इसका इलाज कर सकती है, और वह है 9 यांग रक्तरेखा को जागृत कर चुके मार्शल आर्टिस्ट का जीवन सार रक्त। चू जियानक्यू ने 9 यांग ब्लड लाइन को जागृत किया, विशेष रूप से एक मध्य श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय 9 यांग ब्लड लाइन को। विश्व भर के मार्शल आर्टिस्टों द्वारा जागृत की गई रक्तरेखाओं को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: पीला, गहन, पृथ्वी और स्वर्ग। प्रत्येक स्तर को आगे निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी में विभाजित किया गया है। चू जियानक्यू की जागृत मध्य श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय 9 यांग रक्तरेखा के कारण वह स्वाभाविक रूप से लियू तियान्याओ के शीत विष का उपचार कर सकता था। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट का सार रक्त उसके पूरे शरीर के सार का संघनन होता है और सार रक्त की हानि मार्शल आर्टिस्ट को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि अपनी प्रेमिका के खातिर चू जियानक्यू ने अपनी आत्मा को बाहर निकालने में जरा भी संकोच नहीं किया। लियू तियान्याओ को चू जियानक्यू का सार रक्त प्राप्त हुआ और उसके शरीर से शीत विष धीरे धीरे दूर हो गया। हालांकि चू जियानक्यू को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके कारण 3 वर्षों तक उसकी साधना में कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुरंत अंकल लियू को शादी का प्रस्ताव दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। शुआनजियान संप्रदाय की प्रवेश प्रतियोगिता 1 महीने में है और फिर हम साथ में संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे और एक खुशहाल आनंदमय युगल बन जाएंगे। चू जियानक्यू की आंखों में भविष्य के लिए आशा की चमक थी। लियू तियान्याओ के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई और उसने शर्माते हुए सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाई, मैं आपकी हर बात मानूंगी भाई जियानक्यू। बस ये बीते 3 साल आपके लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। चू जियानक्यू ने हाथ बढ़ाकर लियू तियान्याओ की नाक पर हल्के से उंगली मारी और उसे शरारती अंदाज में डांटते हुए कहा, अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगी तो तुम्हें मार पड़नी चाहिए। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। चू जियानक्यू ने लियू तियान्याओ को अपनी बाहों से उठाया और धीरे से कहा, देर हो रही है, आओ मैं तुम्हारे शरीर से ठंड के जहर का आखिरी निशान भी निकाल दूं। लियू तियान्याओ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और निर्देशानुसार चट्टान के किनारे पालथी मारकर बैठ गई।
चू जियानक्यू ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने और अपनी वास्तविक ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। साधना तकनीक के साथ साथ उनके शरीर में रक्त का प्रवाह भी तेजी से हो रहा था। चू जियानक्यू का शरीर हल्का कांप रहा था, उनके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं और उनके दांत भींचे हुए थे, जिससे स्पष्ट था कि वे असहनीय पीड़ा सहन कर रहे थे। आधे घंटे बाद चू जियानक्यू की उंगली की नोक पर शुद्ध रक्त की एक बूंद दिखाई दी, जिसमें अत्यंत शुद्ध ऊर्जा समाहित थी। चू जियानक्यू ने धीरे से शुद्ध यांग ऊर्जा से युक्त सार रक्त की बूंद को लियू तियान्याओ के माथे पर रखा। लियू तियान्याओ के माथे ने नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सार रक्त को अवशोषित कर लिया। चू जियानक्यू ने राहत की सांस ली, कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। आधे घंटे बाद लियू तियान्याओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, चट्टान से खड़ी हो गईं और उनके शरीर से एक शक्तिशाली बर्फीली आभा निकली। यह देखकर चू जियानक्यू को आखिरकार राहत मिली और उसने सच्ची खुशी से कहा, आखिरकार तुम सफल हो ही गए। हाँ, आखिरकार मैं सफल हो गई, लियू तियान्याओ ने धीरे से अपने होंठ खोलते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। हालांकि चू जियानक्यू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे असामान्य नहीं समझा। उसने बस यही सोचा कि लियू तियान्याओ ने अचानक 3 यिन मेरिडियन पर महारत हासिल कर ली है और वह अपने वंश के प्रभाव में है, इसलिए उसके व्यक्तित्व में अस्थायी रूप से बदलाव आया है। तो अब तुम मर सकते हो। हालांकि जब लियू तियान्याओ ने अगला वाक्य कहा तो चू जियानक्यू की मुस्कान पल भर में जम गई। चू जियानक्यू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, याओर, तुमने अभी क्या कहा? उसे उम्मीद थी कि लियू तियान्याओ उससे मजाक कर रही होगी। मैंने कहा, अब तुम मर सकते हो, लियू तियान्याओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, उसकी आंखें बर्फीली और उदासीन थीं। जैसे ही उसने उसे नीचे देखा, उसका सामान्य सौम्य और कोमल व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था। चू जियानक्यू ने काफी देर तक लियू तियान्याओ को घूर कर देखा। अंततः उसे इस बात की पुष्टि हो गई कि लियू तियान्याओ मजाक नहीं कर रहा था और उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। लियू तियान्याओ को देखकर, जो बिल्कुल एक अलग ही इंसान लग रहा था, चू जियानक्यू के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, मानो वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। उसका दिल ऐसे दर्द से तड़प रहा था जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। यह दर्द उस दर्द से 1000 गुना ज्यादा भयानक था जो उसने अपने सार तत्व का रक्त निकालते समय सहा था। क्यों दिल में असहनीय पीड़ा होने के बावजूद चू जियानक्यू अविश्वसनीय रूप से शांत दिखाई दिया। उसने लियू तियान्याओ की आंखों में देखा और गंभीरता से पूछा, तुम्हारे जैसे तुच्छ देहाती भला मेरे कुलीन वंश के योग्य कैसे हो सकते हो? अगर मेरी बीमारी का इलाज करना जरूरी न होता तो मैं तुम्हारे पास आने की जहमत क्यों उठाती? पिछले 3 सालों में तुमने मुझे कितनी बार अपमानित किया है। अगर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और मैं 1000 बार मर जाऊं, तब भी मेरे दिल में बसी नफरत शांत नहीं होगी, लियू तियान्याओ ने उदासीनता से कहा। उसकी आंखों में शीतलता, तिरस्कार और घृणा। तो यह सब एक साजिश थी। पिछले 3 वर्षों से मैंने बिना किसी रुकावट के अपना जीवन बल तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, लेकिन तुम्हारे दिल में इसका कोई मूल्य नहीं है। चू जियानक्यू का हृदय कड़वाहट, दर्द, आक्रोश, हानि और क्रोध से भर गया था। सब कुछ, हाँ, यह सब एक साजिश है। वरना तुम अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे ठीक करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते? लियू तियान्याओ ने ताना मारा। चू जियानक्यू ने अपने सामने खड़ी उस बिल्कुल अपरिचित लड़की को देखा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे मारना चाहती हो? तो क्या हुआ अगर तुमने तीनों यिन मेरिडियन पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली है? तो क्या हुआ अगर मैं अब बुरी तरह घायल हूँ? क्या तुम मुझे मार सकती हो? हालांकि उसने 3 वर्षों में अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं की थी, फिर भी उसकी ट्रूचीरीन साधना लियू तियान्याओ से कहीं अधिक उन्नत थी, जो शरीर परिष्करण के 5वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था। और मैं भी, पास के जंगल से एक ठंडी आवाज आई। चू जियानक्यू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक धीरे धीरे जंगल से बाहर आ रहा था। उस युवक की भौहें घमंड और निर्भीकता से भरी हुई थीं। तियानशुई के प्रीफेक्ट के दूसरे पुत्र ओयांग युआन। चू जियानक्यू ने उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। बैंगनी वस्त्र पहने युवक को देखते ही लियू तियान्याओ के कठोर चेहरे के भाव बर्फ की तरह पिघल गए और तुरंत एक चमकदार मुस्कान में बदल गए। वह उत्साह से दौड़कर उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और मधुर स्वर में बोली, दूसरे राजकुमार। यह देखकर चू जियानक्यू के दिल में घृणा, दर्द और कड़वाहट का मिलाजुला भाव उमड़ आया और उसने दांत पीसते हुए धीरे से बड़बड़ाया, कुतिया। चू जियानक्यू ने खुद को संभाला और तुरंत चट्टान के किनारे की ओर दौड़ पड़ा। चू जियानक्यू ओयांग युआन की ताकत से भली भांति परिचित था। अपनी चरम अवस्था में भी वह ओयांग युआन का मुकाबला नहीं कर सकता था, वर्तमान विकट परिस्थिति में तो और भी मुश्किल।
जीवित रहने का एकमात्र उपाय भाग जाना था। भागने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, ओयांग युआन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। वह पहले ही चू जियानक्यू के सामने पहुंच चुका था और उसने एक जोरदार मुक्का मारा जो चू जियानक्यू की छाती पर लगा। स्नैप! चू जियानक्यू कई फीट पीछे की ओर जा गिरा, उसकी कई पसलियां टूट गईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। चू जियानक्यू भयभीत हो गया। ओयांग युआन, जिससे वह 3 साल से नहीं मिला था, वास्तव में छठे स्तर का ट्रुची क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया था। चू जियानक्यू असीम निराशा में डूब गया, उनके हाथों में पड़ना इस बार निश्चित मृत्यु थी। ओयांग युआन चू जियानक्यू के पास पहुंचा, उसके पैरों के पास बैठे चू जियानक्यू को उदासीनता से देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, यह वंश तुम्हारे जैसे नीच गंवार पर व्यर्थ है। आज मैं इसके लिए एक सच्चा गुरु ढूंढूंगा। बोलते हुए उन्होंने चू जियानक्यू की छाती पर हथेली रख दी। चू जियानक्यू ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर 9 यांग रक्त रेखा जागृत हो रही है और ओयांग युआन की हथेली की ओर बेतहाशा बढ़ रही है और उसकी साधना का स्तर तेजी से गिरने लगा। रक्त स्थानांतरण की दानव तकनीक। चू जियानक्यू बेहद चिंतित हो गया। ओयांग युआन ने वास्तव में इस तरह की निषिद्ध गुप्त तकनीक का अभ्यास करने का साहस किया। तुम दोनों व्यभिचारी हो, मैं भूत बनकर भी तुम्हारा पीछा करूंगी। चू जियानक्यू घोर घृणा से भर गई और उसने बेतहाशा गालियां दी। आधे घंटे बाद चू जियानक्यू की जागृत मध्य श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय रक्त शक्ति और उसकी सारी साधना ओयांग युआन में स्थानांतरित हो गई थी। चू जियानक्यू अब मृत्यु के कगार पर था और सचमुच अपंग हो चुका था। जैसे ही ओयांग युआन ने अपने शरीर में 9 यांग ब्लड लाइन का अनुभव किया, वह विजी हंसी हंस पड़ा। आखिरकार उसे वह मिल गया था जिसकी वह इतने लंबे समय से योजना बना रहा था। ओयांग युआन मूल रूप से पृथ्वी स्तर के मध्यम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने 6 यांग ब्लड लाइन को जागृत किया, जो 9 यांग ब्लड लाइन की तुलना में कहीं कम शुद्ध थी। अब चू जियानक्यू की 9 यांग ब्लड लाइन को अवशोषित करने के बाद उनकी ब्लड लाइन और भी उच्च पिघलना। एक जोरदार चीख के साथ ओयांग युआन की 6 यांग ब्लड लाइन और 9 यांग ब्लड लाइन आपस में विलीन होने लगी। 15 मिनट बाद ओयांग युआन की आभा में जबरदस्त उछाल आया। दोनों ब्लड लाइन के विलीन होने के बाद उनकी ब्लड लाइन वास्तव में एक उच्च स्तर पर पहुंच गई और एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय ब्लड लाइन बन गई। ओयांग युआन ने अपने बगल में बैठे लियू तियान्याओ की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें चू जियानक्यू की साधना दूंगा। अच्छे से साधना करो, क्योंकि शुआनजियान संप्रदाय की भर्ती प्रतियोगिता 1 महीने में है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने लियू तियान्याओ की पीठ पर हथेली रखी और लियू तियान्याओ का साधना स्तर तेजी से बढ़ने लगा और अंततः तब रुका जब वह शरीर परिष्करण के 9वें स्तर पर पहुंच गई। लियू तियान्याओ बेहद प्रसन्न हुई और मीठी मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद द्वितीय राजकुमार। तुम इस व्यक्ति के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? ओयांग युआन ने जमीन पर पड़े अधमरे चू जियानक्यू की ओर इशारा करते हुए पूछा। लियू तियान्याओ ने जमीन पर पड़े चू जियानक्यू पर एक नजर डाली और मीठी मुस्कान के साथ बोली, उसे सीधे मार देना उसके लिए बहुत आसान होगा। उसे स्वर्ग से धरती पर गिरने का दर्द चखने दो, जो मृत्यु से भी बदतर है। क्या यह बेहतर नहीं होगा? इतना कहकर उसने अपनी हथेली से चू जियानक्यू के दांत पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चू जियानक्यू दर्द से चीख उठा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह तुरंत बेहोश हो गया। अचानक काले बादल आसमान में छा गए, गरज सुनाई दी और बिजली की लकीरें आसमान में बेतहाशा नाचने लगीं। क्लिक! बिजली की एक तेज चमक आसमान को चीरती हुई गुजरी और सीधे चू जियानक्यू पर जा गिरी, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। बिजली की चकाचौंध भरी चमक में एक छोटा काला टावर बिजली के साथ चू जियानक्यू के शरीर में प्रवेश कर गया। अध्याय 2 अराजकता सर्वोच्च टावर। लियू तियान्याओ, तुम सचमुच बहुत क्रूर हो। एक दर्दनाक चीख के साथ चू जियानक्यू अपने बुरे सपने से जाग उठा। उसके चेहरे पर अभी भी गहरा दर्द और आक्रोश झलक रहा था। जैसे ही उसे होश आया, उसके शरीर में असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई, जिससे वह लगभग कांपने लगा। चू जियानक्यू ने बेसब्री से उम्मीद की कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह महज एक बुरा सपना था और जब वह जागेगा तो सब कुछ अपने मूल सुंदर स्वरूप में लौट आएगा। लेकिन उसके पूरे शरीर से उठने वाले दर्द ने उसे स्पष्ट रूप से एहसास दिलाया कि यह सपना नहीं, बल्कि एक क्रूर वास्तविकता थी। लियू तियान्याओ ने उसे धोखा दिया और दूसरों के साथ मिलकर उसकी जागृत रक्तरेखा को चुरा लिया। चू जियानक्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके सीने में आग सी भड़क उठी। वह लियू तियान्याओ और ओयांग युआन से यह कर्ज वसूलने के लिए दृढ़ संकल्पित था। युवा स्वामी, आप आखिरकार जाग गए। आपने मुझे बहुत डरा दिया था। बगल से एक स्पष्ट चिंता से भरी आवाज आई। चू जियानक्यू ने ऊपर देखा और एक सुंदर नाजुक चेहरा नजर आया। रुहुआ, मैं कब से बेहोश थी। अपनी निजी नौकरानी को देखकर चू जियानक्यू को थोड़ी राहत मिली और उसकी तनावग्रस्त नसें थोड़ी शिथिल हो गईं।
मिस लियू द्वारा छोटे मालिक को वापस लाए हुए पूरा एक दिन और एक रात बीत चुकी है। क्या लियू तियान्याओ मुझे वापस ले आई? चू जियानक्यू अचंभित रह गया। यह महिला इतनी दयालु कैसे हो सकती है? सुश्री लियू ने युवा स्वामी को गुरुदेव के हवाले करते हुए कहा कि साधना के दौरान युवा स्वामी की ऊर्जा में विचलन हो गया है, उनका दांतियान क्षतिग्रस्त हो गया है और उनकी सभी नसें कट गई हैं, और गुरुदेव से उनका अच्छे से ध्यान रखने का अनुरोध किया। रुहुआ ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन उनकी आवाज क्रोध और आक्रोश से भरी हुई थी। चू जियानक्यू को दिल में सिहरन महसूस हुई और उसने तुरंत अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित किया। खुद का जायजा लेने पर चू जियानक्यू को अपने पूरे शरीर में ठंडक का एहसास हुआ। न केवल उसकी जागृत रक्तरेखा और साधना शक्ति छीन ली गई, बल्कि उसका दांतियान भी नष्ट हो गया और उसके शरीर की सभी नसें काट दी गईं, जिससे वह पूरी तरह से अपंग हो गया। इस परिणाम ने चू जियानक्यू को लगभग पागल कर दिया। यह महिला केवल एक विवेकशील महिला नहीं थी, वह उसे मरने की इच्छा करने पर मजबूर कर रही थी। कितना निर्दयी हृदय है! चू जियानक्यू असीम घृणा से भरा हुआ था। यदि किसी व्यक्ति की जागृत वंश परंपरा और साधना शक्ति छीन ली जाए, तब भी वह पुनः साधना कर सकता है। वंश परंपरा जागृत होने से पहले भी व्यक्ति बहुत तेजी से साधना कर सकता है। हालांकि यदि दांतियान नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति पूरी तरह से अपंग हो जाता है। रुहुआ, तुम पहले बाहर जा सकती हो, चू जियानक्यू ने खुद को शांत करते हुए धैर्यपूर्वक कहा। जी हाँ, छोटे मालिक। हालांकि रुहुआ चिंतित थी, फिर भी उसने निर्देशानुसार कमरे से बाहर निकलकर चू जियानक्यू को कमरे में अकेला छोड़ दिया। चू जियानक्यू में अनिच्छा की प्रबल भावना जागृत हुई और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः संगठित करने के प्रयास में अपनी साधना तकनीक का अभ्यास करने लगा। हालांकि एक चकनाचूर दांतियान में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश भी शेष नहीं रह सकता। चू जियानक्यू ने बार बार कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। चू जियानक्यू ने दांत पीसते हुए अपनी साधना तकनीक को बार बार दोहराना जारी रखा, जरा भी हार नहीं मानी। अगर भविष्य में वह एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाए तो वह मरना ही पसंद करेगा। जब तक वह जीवित है, वह कभी हार नहीं मानेगा। दर्द के साथ साथ पसीना भी आ रहा था, जिससे उसके कपड़े भीग गए थे, लेकिन अनगिनत असफलताओं ने कभी भी उसकी अडिग इच्छा शक्ति को नहीं डिगाया। तादा तादा तादा। चू जियानक्यू को याद नहीं था कि वह कितनी बार असफल हुआ था। जब वह असहनीय दर्द से लगभग सुन्न हो गया था, तभी अचानक उसके मन में एक विशाल और वीरान आवाज गूंजी, मानो कोई बड़ी घंटी बज रही हो। अदम्य इच्छा शक्ति दिव्य मीनार खोलती है। विनाश पुनर्जन्म की ओर ले जाता है, सर्वोच्च रक्त का निर्माण करता है। स्वर्गिक सम्राट की दिव्य तकनीक आदिम अराजकता के मार्ग को सिद्ध करती है। उस विशाल और निर्जन ध्वनि ने चू जियानक्यू के दिमाग को सुन्न कर दिया, और उसी समय एक शक्तिशाली खिंचाव बल ने चू जियानक्यू की आत्मा को चीर डाला। चू जियानक्यू को अपनी आत्मा में तीव्र पीड़ा महसूस हुई और फिर उसने खुद को एक अपरिचित स्थान पर पाया। यह स्थान विशाल और असीम है। अंतरिक्ष के केंद्र में एक विशाल काला टावर खड़ा है जो आकाश तक पहुंचता है। उसका शरीर एक विशाल और प्राचीन आभा बिखेरता है, मानो उसने अनंत समय को संचित कर लिया हो। चू जियानक्यू पूरी तरह से सदमे में उस दृश्य को देखता रहा। उसके सामने का नजारा उसकी समझ से बिल्कुल परे था। चू जियानक्यू को अपने सिर में एक और तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी उमड़ पड़ी। कैओस सुप्रीम टावर, अराजकतावादी स्वर्गीय सम्राट तकनीक। सूचनाओं की बाढ़ ने चू जियानक्यू के दिमाग को लगभग अभिभूत कर दिया। इससे पहले कि चू जियानक्यू इस आश्चर्यजनक जानकारी को समझ पाता, विशाल और राजसी काले टावर में अचानक एक गड़गड़ाहट हुई और उसके शरीर से अनगिनत सुनहरी रोशनी निकली, जो चू जियानक्यू के शरीर में समा गई। जैसे ही सुनहरी रोशनी अंदर आई, चू जियानक्यू की टूटी हुई दांटियां ठीक होने लगी और उसकी टूटी हुई नसें जुड़ने लगीं। उसके शरीर में हुए आश्चर्यजनक परिवर्तनों के कारण चू जियानक्यू की आत्मा ने उस स्थान को छोड़ दिया। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद चू जियानक्यू की टूटी हुई डेंटियन पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसकी टूटी हुई नसें फिर से जुड़ गई थीं। चू जियानक्यू बेहद खुश थी और खुशी से लगभग रो पड़ी। जब आप कोई चीज खो देते हैं और फिर उसे वापस पा लेते हैं, तभी आपको उसकी कीमत का एहसास होता है। चू जियानक्यू ने ध्यानपूर्वक अपने शरीर का निरीक्षण किया। उसका नया ठीक हुआ दांतियान पहले से भी कहीं अधिक विशाल था और उसकी नाड़ियां अनगिनत गुना अधिक मजबूत थीं। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अराजकतावादी स्वर्गीय सम्राट तकनीक। अराजकतावादी स्वर्गीय सम्राट तकनीक। अराजकतावादी सर्वोच्च की रक्तरेखा को परिष्कृत करें। चू जियानक्यू के मन में एक बार फिर एक राजसी और शक्तिशाली आवाज गूंज उठी। चू जियानक्यू के दिमाग में गहन और कठिन तकनीकें उभरने लगीं। अराजकता के सर्वोच्च शासक का वंश।
चू जियानक्यू को गहरा सदमा लगा। सर्वोच्च वंश। यह बात चू जियानक्यू की समझ से बिल्कुल परे थी। चू जियानक्यू की समझ में एक मार्शल आर्टिस्ट का जागरण। वंशों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है, पीला, गहन, पृथ्वी और स्वर्ग। मैंने सर्वोच्च स्तर के वंश के बारे में कभी नहीं सुना। पृथ्वी स्तर की वंश परंपराएं महान कियान राजवंश के भीतर भी अत्यंत दुर्लभ हैं। स्वर्ग स्तर की वंश परंपराओं की तो बात ही क्या, पूरे महान कियान राजवंश को उनके अस्तित्व की जानकारी ही नहीं है। सर्वोच्च स्तर की वंश परंपरा, यह एक बिल्कुल अपरिचित शब्द था जिसे चू जियानक्यू ने पहले कभी नहीं सुना था। क्या यह पौराणिक प्राचीन अमर वंश हो सकता है? प्राचीन कथाओं के अनुसार स्वर्गीय वंश के ऊपर एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली प्राचीन वंश विद्यमान है, जिसकी शक्ति आम लोगों की कल्पना से परे है। जो भी मार्शल आर्टिस्ट इस स्तर की वंश परंपरा को जागृत करता है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है और अपने क्षेत्र में सम्मान का पात्र बनता है। क्या यह कैओस सुप्रीम ब्लडलाइन पौराणिक प्राचीन अमर ब्लडलाइन हो सकती है? अपने सदमे को शांत करने के बाद चू जियानक्यू ने अपने मन में मौजूद तकनीकों के अनुसार साधना शुरू कर दी। यद्यपि अराजकतावादी स्वर्गीय सम्राट तकनीक अत्यंत गहन थी, फिर भी चू जियानक्यू की समझ का स्तर पहले से ही बहुत ऊंचा था। इसके अलावा चूंकि यह सीधे चू जियानक्यू के मन में प्रेषित की गई थी, इसलिए यह विधि चू जियानक्यू के लिए साधना पुस्तिका को धीरे धीरे पढ़ने की तुलना में समझना कहीं अधिक आसान थी। जैसे ही मानसिक साधना की तकनीक का प्रसार हुआ, चू जियानक्यू ने अपने रक्त में गहराई से एक भयानक शक्ति को धीरे धीरे जागृत होते हुए महसूस किया। यह शक्ति एक सुप्त प्राचीन ड्रैगन के समान थी, जो पूर्णतः जागृत होने पर संसार को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त कर लेगी। 1 घंटे बाद चू जियानक्यू के शरीर में समाई सुनहरी रोशनी शांत हो गई। चू जियानक्यू ने अपनी आंखें खोलीं, मुट्ठी भींची और अपने रक्त में छिपी भयानक शक्ति को महसूस किया। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यह सर्वोच्च रक्त की शक्ति थी। कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक ने उसके शरीर में प्रवाहित होने वाले सुनहरे प्रकाश को परिष्कृत और अवशोषित कर लिया, और इस क्षण उसकी साधना का स्तर भी शरीर परिष्करण के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। टकराना। इससे पहले कि चू जियानक्यू इस भारी बदलाव के सदमे को समझ पाता, एक तेज आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। चू जियानक्यू अपनी तल्लीनता से बाहर आया और उस दरवाजे की ओर देखा जिसे लात मारकर खोला गया था। दरवाजे के बाहर से कई लोग घमंडी अंदाज में अंदर आए, जिनमें से नेता लगभग 15 या 16 वर्ष का एक लड़का था। चू जियानक्यू, मैंने सुना है कि साधना के दौरान तुम्हारी ऊर्जा में विचलन हो गया और तुम अपाहिज हो गए। मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। चूहे ने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे युवक की ओर देखा। उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी। चू जियानक्यू की निगाहें थोड़ी ठंडी पड़ गईं। उसने इस दृश्य का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। 3 साल पहले जब उनके पिता चू जियानक्यू की मां की तलाश में परिवार छोड़कर चले गए, जिनसे वे कभी नहीं मिले थे, तब परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के वंश में परिवार के मुखिया के पद की लालसा शुरू हो गई। हालांकि उनके पिता परिवार छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई प्रतिष्ठा ने ग्रैंड एल्डर के वंश को कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने से रोक रखा था। इसके अलावा हालांकि पिछले 3 वर्षों में उनकी साधना में कोई प्रगति नहीं हुई है, फिर भी परिवार में ऐसे कुछ ही युवा हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं, और परिवार में अभी भी कई बुजुर्ग हैं जो उनका समर्थन करते हैं। अब जबकि उनकी साधना नष्ट हो चुकी है, ग्रैंड एल्डर के वंश को कोई न कोई कदम जरूर उठाना पड़ेगा। जब रुहुआ ने उसे बताया कि लियू तियान्याओ ने उसे ग्रैंड एल्डर के हवाले कर दिया है और उसे बताया है कि वह पहले से ही अपंग है, तो चू जियानक्यू ने पहले ही इस दृश्य की आशंका कर ली थी। चूंकि अब तुम अपाहिज हो चुके हो, इसलिए अब तुम चू परिवार के युवा स्वामी नहीं रहे। तुम इस हवेली में रहने के योग्य नहीं रहे। मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहने आया हूँ, चूहे ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसे असीम गर्व और संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। कभी ऊंचे और शक्तिशाली रहे इस युवा स्वामी को सता पाना कितना सुखद था। रोल। चूहे के अपमान को देखकर चू जियानक्यू ने ठंडे स्वर में केवल एक शब्द कहा। चू जियानक्यू ऐसे तुच्छ व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह तो बस एक गौण शाखा का मामूली आदमी था, ऐसा व्यक्ति जिस पर आमतौर पर उसका ध्यान नहीं जाता था। ग्रैंड एल्डर के गुट ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया था, लेकिन यह मस्खरा पागलों की तरह उछल कूद कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से चले जाने को कहने की? चूहे की मुस्कान पल भर में जम गई। इस निकम्मे ने उसे चले जाने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हें अभी तक हकीकत का एहसास नहीं हुआ है। अब भी तुम खुद को चू परिवार का बड़ा और ताकतवर नौजवान समझते हो। आज मैं तुम्हें इस निकम्मे को जगा दूंगा, चूहे ने गुस्से से कहा। फिर एक कदम आगे बढ़कर चू जियानक्यू पर एक मुक्का मारा। एक निकम्मा बिना किसी संस्कार के इतना घमंड करने की हिम्मत कैसे करता है? आज हम उसे इतना पीटेंगे कि वो जमीन पर घुटने टेक कर हमें दादाजी कहने लगे।
चूहे के मुक्के का सामना करते हुए चू जियानक्यू ने न तो चकमा दिया और न ही पीछे हटा, बल्कि इसके बजाय उसने अपने ही मुक्के से उसका जवाब दिया। बूम! दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे एक जोरदार झटका लगा और चूहे उस मुक्के से कई कदम पीछे गिर गया। चूहे चौंक गया, उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। क्या चू जियानक्यू का दांतियान पहले ही चकनाचूर नहीं हो चुका था और उसकी साधना पूरी तरह नष्ट नहीं हो गई थी? अब क्या हो रहा था? चूहे के साथ आए लोग भी अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे और घबराने लगे। उन्होंने पहले सोचा था कि चू जियानक्यू पहले से ही अपंग है, इसीलिए वे चूहे के साथ आने की हिम्मत कर रहे थे। वे पहले से ही ग्रैंड एल्डर के वंश में अपना योगदान देना और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते थे और शायद भविष्य में उन्हें सीधे वंश में प्रवेश करने का अवसर मिल सके। लेकिन अगर चू जियानक्यू अपनी साधना नहीं खोता है तो उनके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। अगर चू जियानक्यू सचमुच अपाहिज हो जाए तो जाहिर है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही कुछ बड़े बुजुर्ग चू जियानक्यू के साथ अपने पुराने संबंधों को ध्यान में रखते हुए उसे सजा देना चाहें, लेकिन बड़े बुजुर्ग की सुरक्षा में शायद वे अपाहिज के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन यह स्थिति अब उनकी अपेक्षाओं से पूरी तरह परे है। चू जियानक्यू बिस्तर से उठी, खूबसूरती से नीचे उतरी, एक कदम आगे बढ़ी और एक और मुक्का मारा। इस मुक्के के साथ चू जियानक्यू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह इतना उदार नहीं था कि अपने ऊपर आई इस बेइज्जती को अनदेखा कर दे। वह इन लोगों को एक कड़ा सबक सिखाना चाहता था। चूहे ने दांत पीस लिए। हालांकि वह इन बदलावों से अचंभित था, लेकिन चू जियानक्यू से निकलने वाली आभा को देखते हुए वह केवल शरीर परिष्करण के तीसरे स्तर पर ही था। हालांकि वह पूरी तरह से बेकार नहीं था, लेकिन यह एक सच्चाई थी कि उसकी साधना में भारी गिरावट आई थी। शरीर परिष्करण के चौथे स्तर पर उसकी साधना को देखते हुए उसे उससे डरने का कोई कारण नहीं था। चूहे ने अपना साहस जुटाया और चू जियानक्यू से मुक्केबाजी की। टकराना! सदमे से चूहे का शरीर पीछे की ओर उछल गया। वह दीवार से टकरा गया और उसके मुंह से खून निकल आया। चूहे चौंक गया, उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। क्या यह अभी भी तीसरे स्तर के शारीरिक परिष्करण की शक्ति थी? अध्याय 3 सर्वोच्च वंश की शक्ति। रोल! चू जियानक्यू ठंड से चिल्लाया। वहां मौजूद लोगों ने जल्दी से चूहे को उठाया और चुपके से वहां से चले गए। जाने से पहले चूहे ने चू जियानक्यू को गुस्से भरी निगाहों से देखा, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अब वह चू जियानक्यू का मुकाबला नहीं कर सकता था, और अगर उसने सचमुच चू जियानक्यू को नाराज कर दिया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जैसे ही चूहे और उसका समूह चू जियानक्यू के कमरे से निकला, नीले रंग का चोला पहने एक युवक दूर स्थित एक कमरे के गलियारे से चुपचाप दृश्य को देख रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। चू जियानक्यू ने चूहे और अन्य लोगों को जाते हुए देखा और गहरी सोच में डूब गई। आज चूहे को हराने के बावजूद चू जियानक्यू को जरा भी खुशी नहीं हुई। चूहे तो बस एक मस्खरा था, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। हालांकि चूहे उससे पराजित हो गया, लेकिन उसने उसकी ताकत और कमजोरियों को भी समझ लिया। उसने सोचा कि ग्रैंड एल्डर का वंश जल्द ही हमला करेगा और उसकी वर्तमान साधना क्षमता इस आने वाली विकट चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे जल्द से जल्द अपने साधना स्तर में सुधार करना होगा। चू जियानक्यू ने अपने मन में एक निर्णय लिया। अपनी मुट्ठी भींचते हुए चू जियानक्यू ने अपने शरीर में छिपी भयानक शक्ति को महसूस किया। अभी अभी चूहे को हराने के दृश्य को याद करते हुए उसने इस शक्ति के आतंक को गहराई से महसूस किया। चू जियानक्यू ने अपने दिमाग में उमड़ रही जानकारियों को कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर दिया। जानकारी इतनी विशाल थी कि अगर वह इसे शुरू से समझने की कोशिश करता तो शायद कम से कम 10 दिन से लेकर आधा महीना लग जाता। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए चू जियानक्यू के पास चीजों को धीरे धीरे सुलझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधनों के अभाव में चू परिवार अपनी पकड़ खो सकता है और यहाँ तक कि जान के खतरे का भी सामना कर सकता है। अगर मैं सचमुच अपंग हो जाऊं तो बात कुछ और होगी। ग्रैंड एल्डर एक अपंग की परवाह नहीं करेंगे और शायद मेरी जान भी बख्श देंगे। हालांकि उसकी साधना का स्तर बेहद गिर गया है, फिर भी ग्रैंड एल्डर उसे दोबारा उठने का मौका कभी नहीं देंगे, जिससे परिवार के मुखिया बनने की उनकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। वे निस्संदेह उसे रास्ते से हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। खुद को बचाने और जीवित रहने का एकमात्र तरीका अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना है। कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक स्पष्ट रूप से उसकी ताकत बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। उसने अभी अभी कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक का अभ्यास करके कैओस सुप्रीम ब्लड लाइन को जागृत किया था और उसे इस तकनीक में गहराई से उतरने का समय भी नहीं मिला था कि चूहे ने उसे बीच में ही रोक दिया। कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक एक साधना विधि है
जिसे एक प्राचीन शक्तिशाली प्राणी द्वारा बनाया गया था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना और अराजकता से सभी चीजों के विकास का अवलोकन करते हुए उनसे अंतर्दृष्टि प्राप्त की और इस प्रकार अराजकता के महान दाव को प्राप्त किया। एक शक्तिशाली प्राणी जो संसार की रचना से पहले विद्यमान था, यह अराजकता के उत्पन्न होने से पहले का कोई प्राचीन देवता या दानव था। चू जियानक्यू कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितना भयानक अस्तित्व रहा होगा। इस स्तर के प्राणियों द्वारा विकसित साधना तकनीकें चू जियानक्यू द्वारा पहले अभ्यास की गई तकनीकों की तुलना में कई गुना अधिक उन्नत हैं। इस तकनीक का अभ्यास करके अपनी सर्वोच्च अराजकता रक्तरेखा को जागृत करने के बाद चू जियानक्यू ने पहले ही इसकी भयावह शक्ति को महसूस कर लिया था। चू जियानक्यू ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक का अभ्यास जारी रखा। जैसे ही चू जियानक्यू ने कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक को सक्रिय किया, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उन्माद में उमड़ पड़ी और चू जियानक्यू के शरीर में प्रवेश कर गई और चू जियानक्यू की आभा एक दृश्यमान गति से बढ़ गई। 1 घंटे बाद चू जियानक्यू ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें सदमे से भरी हुई थीं। साधना के इस दौर में उन्होंने अपने तृतीय स्तर के देह शोधन साधना को पूर्णतः सुदृढ़ कर लिया है। पहले यह स्वाभाविक था कि स्वर्ण प्रकाश को अवशोषित करने के कारण उनकी साधना का स्तर 3 स्तर ऊपर उठ गया था, लेकिन अब वे केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके साधना कर रहे हैं। अगर यही रफ्तार जारी रही तो मुझे डर है कि मैं अपनी पिछली साधना का स्तर अधिकतम 6 महीनों में ही हासिल कर पाऊंगा। कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक बेहद शक्तिशाली है, लेकिन वह इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और 6 महीने इंतजार नहीं कर सकता था। अगर उसका यह असाधारण अनुभव न हुआ होता तो सब ठीक होता, लेकिन चूंकि भाग्य ने उसका साथ दिया था, इसलिए उसे इसके लिए संघर्ष करना ही पड़ा। चू जियानक्यू ने एक बॉडी टैंपरिंग पिल निकाली और उसे निगल लिया। हालांकि कैओस हेवनली एम्परर टेक्निक की साधना गति पहले से ही बहुत तेज थी, फिर भी यह पर्याप्त नहीं थी। गोली पेट में जाते ही कुछ ही सांसों के भीतर इसके शक्तिशाली औषधीय प्रभाव पूरे पेट में फैल गए और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में होने लगा। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद ही चू जियानक्यू ने शरीर को मजबूत करने वाली गोली की औषधीय शक्ति को आत्मसात कर लिया था और उसे अपना बना लिया था। चू जियानक्यू बेहद खुश था। अराजकता के सर्वोच्च वंश की दबंग और शक्तिशाली प्रकृति उसे लगातार आश्चर्यचकित करती रहती थी। पहले शरीर को तरोताजा करने वाली गोली को परिष्कृत करने में कम से कम 1 दिन लगता था और इसे पूरी तरह से पचाने और अवशोषित करने में कम से कम 5 दिन लगते थे। चूंकि हर प्रकार के औषधि में अशुद्धियां होती हैं, इसलिए औषधीय गुणों को आत्मसात करने के साथ साथ इन अशुद्धियों को दूर करने में समय व्यतीत करना आवश्यक है। पहले मैं महीने में 3 से अधिक बॉडी टैंपरिंग पिल्स नहीं ले पाता था, अन्यथा शरीर में अशुद्धियों का संचय शरीर की स्वयं की निष्कासन दर से अधिक हो जाता था, जिससे शरीर को नुकसान होता था। पर अब चू जियानक्यू ने मुट्ठी भींची और कुछ ही सांसों में शरीर को मजबूत करने वाली गोली तैयार कर ली। उसने अगरबत्ती के जलने के समय में ही सारी औषधीय शक्ति को आत्मसात कर लिया। यह गति पहले से कई गुना तेज थी और गोली में मौजूद अशुद्धियां उसके रक्त में निहित शक्ति से तुरंत घुल गईं। इसका मतलब यह है कि मैं बिना किसी दुष्प्रभाव की चिंता किए गोलियां लेना जारी रख सकती हूँ, केवल इसलिए कि वह चू परिवार का युवा मुखिया है। वह इतना धनी और शक्तिशाली हो सकता है, उसके पास इतनी सारी शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक ये सभी काफी मूल्यवान हैं। शक्तिशाली औषधीय प्रभाव उसके शरीर में फैल गया और चू जियानक्यू की आभा एक स्पष्ट गति से बढ़ गई। हालांकि खाना खाते समय चू जियानक्यू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शरीर को मजबूत करने वाली 5 गोलियां शरीर परिष्करण के तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन चू जियानक्यू पहले ही 15 गोलियां खा चुका है। हालांकि उसे लगता है कि उसकी शक्ति में काफी सुधार हुआ है, फिर भी वह शरीर परिष्करण के चौथे स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। डांटियन एक अथाह गड्ढे की तरह था जो बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल जाता था और चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए वह कभी भरा नहीं जा सकता था। चू जियानक्यू ने दांत पीसते हुए शरीर को मजबूत करने वाली गोली निकाली और उसे निगलना जारी रखा। जब उसने 50 बॉडी टैंपरिंग पिल्स का सेवन कर लिया था, एक जोरदार धमाके के साथ वह आखिरकार शारीरिक परिष्करण के चौथे स्तर तक पहुंच गया। हालांकि चू जियानक्यू का चेहरा काला पड़ गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। 50 बॉडी टैंपरिंग पिल्स, बाप रे, ये आदमी तो सच में गोलियां खाने वाला बड़ा बिजनेसमैन है। 50 शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां, यही चू जियानक्यू की फिलहाल की सारी बचत है। शरीर परिष्करण के चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए ही 50 शरीर सुदृढ़ीकरण गोलियों की आवश्यकता होती है। चू जियानक्यू यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसके बाद साधना में क्या क्या करना होगा। आवश्यक गोलियों की इतनी अधिक संख्या ही किसी को निराश करने के लिए काफी थी।
ऐसा अनुमान है कि अगर चू परिवार के सारे संसाधन भी उसमें लगा दिए जाएं, तो भी उसके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि इन 50 बॉडी टैंपरिंग पिल्स के बदले में प्राप्त शक्ति। चू जियांग्क्यू ने अपनी मुट्ठी भींची और अपने सामने एक मुक्का मारा। बूम! उस शक्तिशाली बल ने हवा को चीर डाला और घूमती हुई हवा की धाराएं बाहर की ओर फैल गईं, जिससे कमरे में रखी मेजें और कुर्सियां चकनाचूर हो गईं। अपने भीतर उमड़ती हुई शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए चू जियांग्क्यू ने अनुमान लगाया कि वह अब एक साधारण छठे स्तर के शरीर परिष्करण मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक मजबूत है, और यहाँ तक कि एक 7वें स्तर के शरीर परिष्करण मार्शल आर्टिस्ट से भी लड़ सकता है। चू जियांग्क्यू ने मुक्के मारना बंद कर दिया और खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि रुहुआ बाहर से अंदर आ रही है। छोटी बच्ची की आंखें लाल थीं और उसके गाल का आधा हिस्सा सूजा हुआ था। मेकअप से छिपाने की कोशिश करने के बावजूद चू जियांग्क्यू को उस पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। युवक स्वामी, मैं आपके घावों को भरने के लिए दवा लाया हूँ। छोटी बच्ची ने चीनी मिट्टी की एक छोटी बोतल निकाली और जबरदस्ती मुस्कुराई। रुहुआ का चेहरा देखकर चू जियांग्क्यू को बिना किसी संदेह के पता चल गया कि क्या हुआ था। हालांकि यह छोटी लड़की हमेशा से ही दृढ़ निश्चयी थी, और भले ही उसे बाहर कोई तकलीफ होती, वह उसे चिंता में डालने के डर से कभी नहीं बताती, बल्कि चुपचाप अकेले ही उसे सह लेती थी। यह सिर्फ दवा लगाने के लिए बेकार है। मैं इससे सिर्फ सबसे घटिया दर्जे की घाव की दवा ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। छोटी बच्ची ने अपना सिर नीचे झुका लिया, मानो उसकी आंखों में आंसू आ रहे हों। अगर उसने खुद को आंसू रोकने के लिए मजबूर न किया होता, तो शायद वह अब तक रो चुकी होती। चू जियांग्क्यू ने छोटी चीनी मिट्टी की बोतल उठाई, हाथ बढ़ाकर रुहुआ के सिर को सहलाया और धीरे से कहा, दुखी मत हो, छोटे मालिक ठीक हैं। अंततः रुहुआ अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद को चू जियांग्क्यू की बाहों में फेंक दिया। चू जियांग्क्यू ने धीरे से उसके कोमल शरीर को गले लगाया और उसे प्यार से दिलासा दिया। अपने हाथ में घटिया दर्जे की घाव की दवा की बोतल को देखकर, जो पहली श्रेणी की गोली भी नहीं थी, और अपनी बाहों में रोती हुई बच्ची को देखकर, जिसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, चू जियांग्क्यू की आंखें ठंडी पड़ गईं। ये लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन मैं इनसे मेरा सारा कर्ज वसूल कर लूंगा। हालांकि चू जियांग्क्यू गुस्से से अंधा नहीं हुआ था। वह जानता था कि उसकी वर्तमान शक्ति उनसे सीधे मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर है और उसे फिलहाल धैर्य रखना होगा। जब मैं पूरी तरह से मजबूत हो जाऊंगा, तो मैं एक एक करके इन हिसाबों को चुका दूंगा। ताकत, अंततः सब कुछ ताकत पर ही निर्भर करता है। रुहुआ, घर पर ही रहो और कहीं मत जाओ। चू जियांग्क्यू ने कुछ देर तक छोटी बच्ची को दिलासा दिया, आदेश दिया और फिर बाहर चली गई। युवक, आपकी चोट, रुहुआ ने चिंता से कहा। स्वामी जी को इतनी गंभीर चोट लगी थी, और अगर वे फिर भी बाहर भागना चाहते थे, तो क्या यह और भी खतरनाक नहीं होगा? चिंता मत करो, कुछ नहीं है। चू जियांग्क्यू हवेली के मुख्य प्रांगण से निकलकर पिल पवेलियन की ओर चल पड़ा। पर्याप्त मात्रा में गोलियों के सेवन से साधना स्तर में तेजी से सुधार किया जा सकता है। अरे, क्या ये युवा स्वामी चू जियांग्क्यू नहीं है? चू जियांग्क्यू के दवाखाने में कदम रखते ही बगल से एक उपहास भरी आवाज आई। चू जियांग्क्यू ने उसे अनसुनाकर अंदर की ओर चलना जारी रखा। अरे युवा स्वामी चू, आप तो बड़े ही नखरे दिखाते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक बैंगनी रंग की आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। वह आकृति लगभग 15 या 16 वर्ष की एक लड़की की थी, जिसका चेहरा काफी सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण और तुच्छ भाव घृणित था। चू जियांग्क्यू, तुम क्या चाहती हो? चू जियांग्क्यू ने भौहें चढ़ाकर ठंडे लहजे में कहा। 3 साल पहले यह महिला परछाई की तरह उसके पीछे पीछे घूमती थी, लेकिन जब उसकी साधना में ठहराव आया, तो उसने तुरंत उससे दूरी बना ली। चू जियांग्क्यू को ऐसी घमंडी महिला बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे निकम्मे टूटे हुए दांतियान वाले पिल पवेलियन में क्या कर रहे हो? अब गोलियां खाने का क्या मतलब? अगर तुम ये गोलियां किसी कुत्ते को भी खिला दो, तो शायद उससे कोई आत्मा राक्षस पैदा हो जाए, लेकिन अगर ये तुम्हारे पेट में चली गईं, तो पूरी तरह बेकार हैं। हाँ हाँ। जैसे ही चू जियांग्क्यू बोल रही थी, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके आसपास के लोग भी हंसने लगे, मानो कोई शो देख रहे हों।